दो। हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए और आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं यहां पर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा जहां तक पिछले हम लोगों ने छोड़ दिया था। मतलब हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, सॉइल को खत्म करेंगे। तो कहने का मतलब आज के दिन ये दो टॉपिक आपका खत्म होगा और आज 2 घंटे की क्लास है। 12 से 2 मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, तो आज 2 घंटे की क्लास है। तो आप सभी लोग इस चीज के लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहना कि 2 घंटे की क्लास है। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। थैंक यू सुरेंद्र। ओके, थैंक यू हिमांशु। तो यहां पर शुरू करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया के टॉपिक को लेकर, कंप्लीट करते हैं। हालांकि पिछला अभी पीपीटी मुझे मिला नहीं, देखता हूं अगर होगा तो उसको भी मैं इसी में अटैच कर लेता हूं। एक सेकेंड। शायद ये क्लास, एक सेकंड में बस देख रहा हूं, अगर वही कल वाला पीडीएफ आ जाए बहुत बढ़िया। चलो, तो इससे क्या होगा कि रिलेट करना आसान रहेगा कि मैंने आपको कल क्या बताया था और आज की क्लास में और क्या बचा हुआ है उस पेंडिंग चीज को। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब सभी लोग एक बार 2 घंटे के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। काफी कुछ बर्डन पड़ने वाला है क्योंकि आज मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात करने वाला हूं। मैं आप लोगों से एक बार फिर से बता दूं, ठीक है, यहां पर क्लाइमेट ऑफ इंडिया से लेकर यहां पर बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा आपसे। अगर यूपीएससी कोई प्रश्न यहां से पूछेगा कॉन्सेप्ट वाइज ही पूछेगा। तो यहां पर लिखी गई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा उसको यूपीएससी से मतलब नहीं होगा। और यहां पर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जैसे मैंने बोला था कि मानसून कितने समय तक होगा, 100 से 120 दिन तक। ये एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो जो यहां पर लिखूंगा वो सब ध्यान रखना ही रखना। साथ में जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को उस पर भी ध्यान रखना। आज बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आपने पहले कभी शायद नाम भी न सुना हो। ठीक है, तो चलो ऐसे कुछ बातों पर बात करेंगे आज हम और काफी कुछ काम आएगा आप लोगों के। तो सारे लोग बंद करो अपना, मतलब यहां पर कमेंट बाजी अब बिल्कुल जो है आप लोग फुल स्क्रीन करके पढ़ाई करिए सिर्फ। तो कल की क्लास में हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया शुरू किया था जिसमें मैंने बताया था भारत का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। ऐसा नहीं कि मानसून टाइप का क्लाइमेट सिर्फ भारत में, ये दुनिया में और भी ऐसे देश मिलेंगे आपको जहां पर मानसून टाइप के क्लाइमेट होते हैं। तो मानसून एक क्लाइमेट का टाइप होता है। दुनिया में अलग अलग तरह के क्लाइमेट के टाइप होते हैं, वैसे मानसून भी एक टाइप है जो कि भारत में देखने को मिलता है। मानसून शब्द लिया कहां से गया है तो आप याद रखना, ये एक अरबिक वर्ड है। ठीक है, एक अरबिक वर्ड है मौसिम, उससे मतलब थोड़ा सा देखा जाए मॉडिफाई करके मानसून बना दिया गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा के क्या कर दिया गया, मानसून बना दिया गया। फिर इसके बाद मैंने यहां पर मानसून का मतलब क्या होता है वो चीज समझाया कि मानसून का मतलब क्या होता है, मौसमी हवाओं का लौट कर आना ही मानसून कहलाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किसकी वजह से होता है, क्योंकि वर्षा तो बहुत सारे कारण से हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है। तो इसमें कौन है जो सबसे ज्यादा वर्षा कराता है, तो वह है साउथ वेस्ट मानसून। और वो जब आता है तो भारत में बरसात का समय लेकर आता है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसकी जो अवधि होती है वो लगभग 100 से लेकर 120 दिन तक। कोई एग्जैक्ट डेट आप नहीं बता सकते कि नहीं एग्जैक्ट इसी डेट तक वो रुकेगा, इसलिए 100 से 120 दिन का दिमाग में रखिएगा आप लोग। अब यहां पर जब हम साउथ वेस्ट मानसून बता रहे हैं, यहां पर ये भारत में सबसे अधिक वर्षा करता है, तो क्या इसकी एक ही दिशा है क्या कि यहीं से आकर बारिश करा के चला जाएगा, नहीं। इसकी 2 अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जो भारत में इंटर करती हैं। एक तो अरब सागर से इंटर करती है जो कि भारत में कुल बारिश का 65% बारिश कराती है, और वहीं पर एक बंगाल की खाड़ी से वही साउथ वेस्ट मानसून ही घूमकर वापिस आता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ही घूमकर बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत में प्रवेश करेगा, वो पूरे भारत में 35% बारिश कराएगा। अगर इसमें भी पूछा जाए साउथ वेस्ट मानसून सबसे अधिक वर्षा कराते हैं तो आपको पता चल गया। अगर उसने अलग से पूछ लिया, स्टेटमेंट दे देगा कि अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कॉज्ड मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया, बे ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कॉज्ड मैक्सिमम रेनफॉल
इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अरब सागर की ब्रांच ज्यादा रेनफॉल लाती है, बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच कम रेनफॉल लाती है। ठीक है, तो यह चीज आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने मैप में ये पूरा का पूरा आपको कहानी बताया था। ठीक है, अभी ये वाला जो चीज देख रहे हो इसको मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। ये तो बस एक यहां पर आपको हल्का से एक इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि आपकी थोड़ा सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए ये चीज मैंने यहां पर समझाया था, बाकी उसको मैं फिर समझाऊंगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एक बात बताया था कि हवाओं का जो बहाव होता है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। यही कारण है कि भारत में हमें देखने को मिलता है कि यहां पर मानसून आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अरब सागर में क्या बन रहा है, यहां पर अरब सागर में यहां पर बनेगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ये अरब सागर में कहां पर, मतलब कोई लोकेशन के आसपास, तो मेडागास्कर आपने शायद देखा होगा मानचित्र में, मेडागास्कर के राइट साइड में, मेडागास्कर के राइट साइड में वहां पर बनता है हाई प्रेशर और वहीं से मानसून भारत की तरफ आता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, इंडियन ओशन डाइपोल। आपको एक्सप्लेन करूंगा एल नीनो क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करूंगा ला नीना क्या होता है। ये तीन टर्म आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं अलग से। ठीक है, और साथ में जेट स्ट्रीम के बारे में भी बताऊंगा। मैंने यहां पर जेट स्ट्रीम नहीं बताया, क्योंकि एक बात बताऊं, यहां पर एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधी जेट स्ट्रीम होता है। वो क्या होता है, तिब्बत के साइड से गुजरता है। तो तिब्बत के साइड में जब गुजरेगा क्या होगा, यहां पर एक चीज हमेशा एक दिमाग में आप रखना कि धरती पर अगर कहीं पर हाई प्रेशर है, अगर कहीं पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, यहां पर तापमान ज्यादा होगा, प्रेशर लो तापमान ज्यादा, उल्टा रिलेशन होता है। तो ठीक उसके ऊपर में तापमान उल्टा हो जाए, मतलब यहां पर प्रेशर अलग हो जाएगा, लो प्रेशर तो ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है। अब गर्मी में क्या हुआ, गर्मी में जो तिब्बत का पठार था वो काफी गर्म हो गया। तिब्बत में, वही मैं बस आपको ये बताने चाह रहा हूं, साउथ वेस्ट मानसून यहां से ऐसे आ कैसे रहा है, हल्का सा मैं एक्सप्लेन करूं आपको, 1 मिनट लगेगा बस। जेट स्ट्रीम यहां से आया, जेट स्ट्रीम क्या मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बस आप ये समझो जेट स्ट्रीम आया। जेट स्ट्रीम आया, ये जो तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत के पठार पे क्या होगा, तिब्बत के पठार पे क्या होगा, यहां पर बनेगा गर्मी की वजह से, जब गर्मी जहां पर ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, मतलब यहां पर तिब्बत पठार में गर्मियों में लो प्रेशर बनता है। और इसी लो प्रेशर के ऊपर, ठीक ऊपर 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहां पर जब हवा गर्म होकर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जैसे जाएगा तो क्या होगा, ठंडा होने लगेगा। और ठंडा होगा, जहां पर ठंडा होगा मतलब तापमान कम हो रहा है तो दाब बढ़ जाएगा, तो लो प्रेशर नीचे हो गया, हाई प्रेशर ऊपर हो गया। जब जेट स्ट्रीम इससे मिलेगा, ठीक है, तो जेट स्ट्रीम ऐसे इससे मिलेगा तो क्या होगा, हवा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, तिब्बत पठार में हवा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जेट स्ट्रीम की हवा नीचे कैसे आ जाएगा, इसी वजह से जेट स्ट्रीम की हवा सबसाइड होने की बजाय क्या होता है, यहीं पर जेट स्ट्रीम जब टकराएगा, जेट स्ट्रीम यहां पर 2 भागों में बढ़ जाता है। क्या होगा, यहां पर जेट स्ट्रीम 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक ब्रांच इधर भाग आएगा और एक ब्रांच उधर निकल जाएगा। जेट स्ट्रीम का एक भाग इधर जाएगा, जेट स्ट्रीम का एक भाग इधर हो जाएगा। मुझे पता है आज की क्लास आपके लिए काफी हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पूरा खेल है। ठीक है, बस आप इधर उधर बैकग्राउंड मत सोचिए, जो जितना पॉइंट में बता रहा हूं बस उतना सामने याद रखिए कि जेट स्ट्रीम इधर से आया, तिब्बत के पठार के काफी ऊंचाई पर, ये जहां पर उच्च दाब था वहां से टकराया, और टकराने के बाद ये 2 भागों में बढ़ गया जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब ये जो 2 भागों में जेट स्ट्रीम बटा, ये जेट स्ट्रीम आएगा उड़ता हुआ, ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा और यहां पर आकर गिरेगा। कहां गिरेगा, वहां से उड़कर आएगा और यहां पर आकर गिरेगा, और यहां पर क्या करेगा, जब ऊपर से आएगा तो यहां पर क्या बनाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि ऊपर जो हवा ट्रेवल है, ऊपर में जो हवा है वो ठंडी हवा है, ठंडी हवा क्या करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ठंडी हवा नीचे आएगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, और फिर यही हवा घूमकर भारत की तरफ जाएगा। यही पूरा प्रोसेस होता है अपने इंडियन मानसून में आने का कारण। हालांकि मानसून को लेकर बहुत सारी अलग अलग थ्योरी, यहां पर मैं 2 और थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट उसका यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी अब उसको कोई मान्यता नहीं मिला, वो पुरानी थ्योरी थी, जिसमें मैं आप लोगों को ईस्टर्ली वेस्टर्ली के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकता था। पर छोड़ो, जेट स्ट्रीम का जो थ्योरी है यही मान्य है भारत के मानसून के लिए।
ठीक है, भारत में जो बरसात होती है उसके लिए जो जेट स्ट्रीम का सिद्धांत है वही मान्य रखता है। जेट स्ट्रीम क्या है मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये चीज बाकी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। 65% यहां से आया, 35% वहां से आया, यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, और यहां पर आ क्यों रहा है? क्योंकि पूरे भारत में लो प्रेशर है। और हवाओं का बहाव कैसे होता है? हमेशा हवाओं का बहाव हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए भारत की तरफ सारे के सारे मानसून आ रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को दो और चीज पढ़ाया। हाँ, ये कल का टॉपिक आप लोगों को एक बेसिक बना रहा हूं, क्योंकि अभी यहां पर डायरेक्ट अगर मैं आज के टॉपिक को शुरू कर दिया तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए एक बेस बनाना जरूरी है। फिर यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि यहां पर दो और चीज, कि यहां पर दो और वजह से बारिश होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आप देख रहे हो, जिसे लौटता हुआ मानसून कह रहे हैं, और यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत के उत्तरी राज्यों में बारिश कराएगा, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो भारत के कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश कराएगा। और कोरोमंडल कोस्ट कहां पर पड़ेगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसमें भी क्या कोई मंथ डिसाइडेड है? बिल्कुल मंथ डिसाइडेड है। जैसे कि तमिलनाडु बारिश होगा नवंबर दिसंबर में, आंध्र प्रदेश में मात्र 10-15 दिन के लिए हल्का फुल्का बारिश होगा, वो दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, वो भी 15 अक्टूबर के बाद ही। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद अब हम दूसरी कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में यहीं तक हुआ था। अब इसके आगे का जो थ्योरी बचा हुआ उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी चीजों को समझाएंगे। ठीक है, अब मैं बोला था साउथ वेस्ट मानसून आप लोगों को समझाया था। साउथ वेस्ट मानसून की एंट्री होती कब है भारत में? क्या कोई डेट डिसाइड है? क्या कोई डेट डिसाइड है? 1 जून को फिक्स है कि भारत में मानसून आएगा। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से यह चीज लेट भी होता है और जल्दी भी आ जाता है। साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक थ्रू केरला कोस्ट और मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट एवरी ईयर ऑन June 1st and cover entire India by 15th July। बाय 15 जुलाई। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले केरल तट से टकराएगा 1 जून को हर साल, और वो पूरे भारत को 15 जुलाई तक घेर लेगा। इसका मतलब ये नहीं 15 जुलाई खत्म होगा, 15 जुलाई तक पूरे भारत में आपको मानसूनी मानसून देखने को मिलेगा। बाकी असर तो आपका अक्टूबर तक जाता है पूरा। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के केरल तट या मालाबार तट से टकराता है। और मालाबार तट से, एक सेकंड रुकना, हर वर्ष 1 जून को टकराता है।
और पूरे भारत को 15 जुलाई तक ढक लेता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून में इतनी चीजों को आप याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून का, नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग लौटता हुआ मानसून भी कहेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश कराएगा। कारण बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर का रिसीव होना। सौभाग्य सर, हाउ टू कवर प्रीवियस चैप्टर सर, प्लीज बताओ। देखिए सौभाग्य, एक काम करना, आप अपनी लाइव क्लास को कभी मत छोड़ना। इसके बाद जब आपको बीच बीच में ब्रेक मिलेगा, ब्रेक का मतलब यह हुआ कि नॉर्मल क्लास को आप अपना पढ़ते रहिए, साथ में रिवाइज करते रहिए। इसके बाद जैसे संडे का टाइम बचा, संडे में आप पूरा सिर्फ और सिर्फ उन वीडियो को देखिए जो आपसे छूटे हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पास मौका है तो आप लाइव क्लास देखने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो आप 2-3 घंटे आप बाकी वीडियोस के लिए भी निकालिए। ठीक है, ऐसे ही कवर हो पाएगा। आप लाइव क्लासेस को छोड़कर प्रीवियस क्लासेस को कवर करने की कोशिश मत करना आप। ठीक है, महाराष्ट्र का लोनार लेक सबसे डीप लेक हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको रोशन मैंने कल की क्लास में ही बताया था, कल की परसों क्लास बताया था कि मानस बाल जो कि जम्मू कश्मीर में मिलेगा, वो जो है भारत की सबसे गहरी झील है। लोनार झील तो क्रेटर लेक है जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉज रेनफॉल एट कोरोमंडल कोस्ट। एट कोरोमंडल कोस्ट, यही एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ आएगा कि कोरोमंडल कोस्ट पर कौन सा मानसून बारिश कराता है। तो आप याद रखना, नॉर्थ ईस्ट या फिर रिट्रीटिंग मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉज रेनफॉल एट कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहां कहां पड़ेगा? यह पड़ेगा तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। एट कोरोमंडल कोस्ट इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, मुख्य रूप से कहां से, अगर मान लो आपको दो का पेड़ आपको ऐसा दिया हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, या फिर दिसंबर जनवरी, तो आप क्या पेड़ लगाएंगे? आप याद रखना, क्योंकि अक्टूबर नवंबर पूरा रहता है, नवंबर और दिसंबर तो पूरा ही रहता है। अक्टूबर तो बस कुछ समय के लिए, जैसे 15 अक्टूबर के बाद ये चीजें होती हैं। तो आपको तमिलनाडु और प्रदेश दोनों जगह ये चीज देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर बारिश कराता है। कोरोमंडल तट कहां पर पड़ेगा? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तट पर वर्षा कराता है। ठीक है, ये चीज अभी आपने देख लिया था, एक एक चीज याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं।
अब देखा था हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, उसका कोई मंथ फिक्स नहीं है, बस ठंडियों में होता है, बस इतना आप दिमाग में रखिएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस caused rainfall at rainfall in northern states of India, northern states of India। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी में वर्षा कराता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। ये पिछली स्लाइड के एक बार देख लेना आप। ये हो गया, मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ये सब बता दिया आप लोगों को। ठीक है, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नॉर्थ ईस्ट मानसून, सारा का सारा पिछली क्लास समझा चुका था। अब हम आते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन की जब बात करते हैं, मतलब वर्ष पानी का किसी भी फॉर्म में जमीन पर गिरना तो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। बारिश हो रही है तो पानी जमीन पर गिर रहा है, ये प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ गिर रहा है, वो भी क्या है? प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। तो फिलहाल हम यहां पर इस चीज को प्रेसिपिटेशन भी यहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं, यहां पर हम रेनफॉल वर्ड भी यूज करें, कोई बात नहीं, हम रेनफॉल यूज कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। चार तरीके के होते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को। ओरोग्राफिक रेनफॉल, भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी वजह से होता है। पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यह रेनफॉल पर्वतों की वजह से हो रहा है। उदाहरण लेते हैं, यह पर्वत हो गया, यहां पर पूरा ओशन हो गया। अब होता क्या है इस केस में? अब आप उदाहरण ये ले सकते हैं इस केस में, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये अरब सागर है, मानसून आ रहा है यहां से। जब यहां से आएगा मानसून, क्या होगा? अपने साथ ढेर सारा मॉइस्चर लेकर आएगा। जब अपने साथ ढेर सारा नमी लेकर आएगा और ये पहाड़ से टकराएगा तो क्या होगा? यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा।
क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, नतीजा जम के बारिश। यहां पर फिर क्या होगा, इसके बाद जम के बारिश होगी। ठीक है, तो क्या ये क्लाउड यहीं पर हो रहा है क्या? ऐसा यहां पर ज्यादा हो रहा है, हल्का फुल्का इधर भी होगा, बट इधर ज्यादा रेनफॉल होगा। तो माउंटेन का वो साइड जो हवा से टकराता है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। माउंटेन का ये वाला साइड क्या होगा, इससे बोलेंगे इंग्लिश में विंडवर्ड साइड। और माउंटेन का वो साइड जिधर जो कि हवा के टकराने का अपोजिट होता है उससे लीवर्ड साइड बोलते हैं। और ये जो लीवर्ड साइड होता है इसे ही हम लोग रेन शैडो जोन भी कहते हैं। मतलब वृष्टि छाया प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जहां पर माउंटेन की वजह से एक तरफ वर्षा तो हो रही है लेकिन दूसरी तरफ वर्षा नहीं है, तो इसका मतलब इसकी छाया पड़ गई है, किसका? पर्वत का, तो वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, रेन शैडो जोन। तो यही होता है पश्चिमी घाट के केस में, यह है कि इसी वजह से क्या होता है कि यहां पर पश्चिमी, जब मानसून आता है तो यहां पर पश्चिमी घाट से टकराता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए पश्चिमी घाट के बाएं साइड खूब वर्षा होती है और यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर जैसे कि यहां पर मान लो 1000 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो यहां पर मान लो लगभग आपका वही 100-150 सेंटीमीटर वर्षा होगी। कुछ ही किलोमीटर का अंतर है, बस कुछ ही किलोमीटर का अंतर है, और यहां पर वर्षा का अंतर देख लो, 1000 से 150 हो गया, 1000 से 100 हो गया। इतना बड़ा डिफरेंस किसकी वजह से? माउंटेन की वजह से। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं वर्षा नहीं होगा, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा हमें, और इसे ही कहेंगे हम रेन शैडो जोन। ठीक है, तो एक ऐसी वर्षा जो कि पर्वतों की वजह से हो रहा है उसको पर्वतीय वर्षा कहेंगे। भारत में अधिकतम वर्षा इसी वजह से हो रहा है, एक तो हिमालय की बैरियर की वजह से, और जो यहां पर पूर्वी घाट की वजह से कोरोमंडल कोस्ट पर भी बारिश हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी घाट से जो बारिश हो रहा है वो भी हिमालय की वजह से हो रहा है। पश्चिमी घाट जो यहां पर आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देख रहे थे, पश्चिमी विक्षोभ देख रहे हैं, वो भी हिमालय से टकराने की वजह से हो रहा है। तो कहीं न कहीं पर्वतों के टकराने की वजह से काफी वर्षा आपको देखने को भारत में मिल जाती है। ठीक है, चलो, तो एक ये हो गया, दुनिया भर में इसकी वजह से वर्षा होती है, सिर्फ भारत में ही नहीं। यहां तक कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, यहां पर पड़ेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां से भी चीजें जब आती है ना, खूब वर्षा जो होता है यहां से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराएगा और यहां पर क्या करेगा, खूब ढेर सारा बारिश कराएगा, और ढेर सारा यहां पर बारिश कराएगा तो क्या होगा, यहां पर ये एग्रीकल्चर फील्ड के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये चीज आप भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस तरह क्या होता है। तो पर्वतों की वजह से होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहेंगे। सर जी, बारिश होने वाली होती है तो क्लाउड चलते हुए लगते हैं, तो सब बोलते हैं कि क्लाउड वाटर लेते जा रहे हैं। सबने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है ना, इसलिए उनको नहीं पता होता कि क्लाउड बादल लेते हुए जा रहे हैं या छोड़ते हुए जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर बात होती कंडेंसेशन की, सिर्फ पानी मॉइस्चर होने से ही बारिश नहीं हो जाती। मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट होता है, 24 आवर्स 365 डेज प्रेजेंट होता है। अब डिपेंड ये करता है कि उसमें मॉइस्चर है कितना, क्या इतना मॉइस्चर है कि कंडेंसेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाए और बारिश के रूप में गिरे वो। और जो आप बादल देखते हैं, तो बादल, कुछ बादल का मतलब क्या होता है, वो धूल के कण होते हैं, वो वाटर वेपर होते हैं, उन्हीं सब का तो बादल बना होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये सब हवा तो चली रही है ना, अगर हवा एक जगह पर रुका रहेगा तो फिर चीजें इधर उधर होंगी कैसे, तो हवा तो हमेशा ही चलता रहेगा, इस वजह से बादल तो चलते ही रहेंगे। तो बादल क्या है, वो वाटर वेपर, तो मॉइस्चर तो लेकर चलता ही है, बादल है तो मॉइस्चर हल्का फुल्का रहता ही रहता है, उसी से तो बादल बनता है। हाँ निशांत, बस इसके आगे हम शुरू करें। अभी ये हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। दूसरा बताते हैं,
अब हम बात करते हैं यहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल। संवहनी वर्षा। कन्वेक्शनल रेनफॉल, बस ये समझो आपने गैस जला दिया, बढ़िया से गैस जला दिया, फ्लेम जल रहा है, यहां पर आपने पतीला रख दिया गर्म होने के लिए, आप बढ़िया से गर्म कर रहे हैं पानी, और यहां पर पानी गर्म हो रहा है, तो क्या होगा, पानी का इवेपोरेशन होगा। और जब पानी की इवेपोरेशन होगा तो क्या करोगे आप, यहां पर आप अगर ढक्कन से ढका हुआ है आपने, ठीक है, ढक्कन से ढका हुआ है, तो आप देखोगे कुछ देर बाद जब ठंडा होगा तो यहां पर बूंद बूंद करके टपकेगा वापस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब यहां पर ढेर सारा इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, तो यहां पर मॉइस्चर जमा होता, देखो ढक्कन पे तो नमी हमेशा रहेगा थोड़ा थोड़ा, क्या हुआ, हमेशा बूंद बन के गिरेगा, नमी है लेकिन फिर भी गिर नहीं रहा है। जब ढेर सारी नमी उसमें जुड़ जाएगी, ढेर सारा उसमें पानी का जलवाष्प जुड़ जाएगा, तब वही क्या करेगा, बूंद बूंद करके नीचे गिरेगा, ठीक है। कब गिरेगा, जब ढेर सारा नमी होगा, थोड़े नमी से नहीं होता काम, ठीक है। तो क्या होगा, फिर यहां गिरेगा। तो ये इस तरह का अगर चीजें हो रही तो इसे हम क्या बोलेंगे, संवहनीय वर्षा। अब ये कहां पर होता है, जो मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ये होगा समुद्र की सतह पर, ये वाले समुद्र है, ओशन है। अब ओशन में तो पहाड़ है नहीं, फिर यहां पर कैसे वर्षा होगी, तो आपने देखा होगा, कई मूवी में देखा होगा, ओशन में कितनी बारिश हो रही, कितना वर्षा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कैसे, वहां पर तो पहाड़ नहीं है। इस केस में ऐसा होगा, कि यहां पर सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य हो गया, इसका प्रकाश लगातार यहां पर पड़ेगा समुद्र की सतह पर। अब समुद्र की सतह पर प्रकाश पड़ने की वजह से क्या होगा, इसका सतह गर्म होगा, ठीक है, सरफेस क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो लगातार हवा चल रही है, अगर हवा नहीं चलता समुद्र में वेव भी जनरेट नहीं होता। जो समुद्र की लहरें आकर पैर पे टकरा रही हैं, वो किस वजह से हो रहा है, वो हवाओं के चलने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और क्लाउड के फॉर्मेशन होने की वजह से ऐसा नहीं कि जहां पर इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, वहीं गिर गया, ऐसा नहीं है। हवा लगातार चल रही है, इवेपोरेशन कहीं हुआ, बारिश कहीं हुआ। इसकी वजह से भारत ही नहीं, दुनिया भर के बाकी देशों में भी तटीय मैदानों में भी रेनफॉल होते हैं, तटीय मैदानों में भी बारिश होती है, वर्षा होती है, समुद्र में वर्षा होती है। तो यह प्रोसेस संवहनी वर्षा कहलाती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाता है। यही कन्वेक्शनल प्रोसेस आपको देखने को मिलता है जब हम कोई पतीला गर्म करते हैं गैस पे रख के, ठीक है। तो यहां पर यह चीज क्लियर हुआ। ठीक है सर, उसमें सबसे पहले मानसून 25 मई को अंडमान एंड निकोबार पे आता है, शायद नहीं आता ही है, ठीक है। लेकिन जब हम जनरली एक ऑफिशियली चीजों को देखते हैं, ठीक है, एज ए ज्योग्राफर चीजों को देखा जाता है, तो वहां पर हम मानते हैं मानसून की एंट्री जो वैसे डेट मानी जाती है वो 1 जून को ये मानते हैं। और ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा 25 में, वो बिल्कुल सही है। मानसून की एक शाखा आपका 25 मई को ही एंट्री कर जाती, कहां पर, वो अंडमान एंड निकोबार पे। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं, वो बिल्कुल सही है। बट यहां पर एज ज्योग्राफर, ठीक है, यहां पर जो लोग मेंशन करते हैं इस चीज को, जो और भी किताबों में मेंशन किया जाता है, उसको जनरली हम 1 जून को ही लेते हैं। हालांकि उस किताब में वहीं पर एक मैप बनाकर 25 मई को भी दिखा दिया जाता है कि अंडमान एंड निकोबार। बट आप इस डेट को याद रखेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि पूरे भारत में 25 मई और 1 जून के बीच में एक लंबा गैप होता है, ठीक है। अब ये 1 जून से मानसून लगातार भारत की तरफ आने लगता है, इसलिए हम पर्टिकुलर 1 जून को ही, क्योंकि उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो 1 जून को ही पर्टिकुलर डेट हम मान लेते हैं इस वजह से। सर क्लाउड का भी टाइप होता है क्या, बताऊंगा क्लाउड के टाइप भी बताऊंगा मैं एक दिन आप लोगों को। फाउंडेशन वालों ने शायद उनका छूटा हुआ है या उनको बता दिया हूं, बाद में बताऊंगा, सबको बताऊंगा। 2 टाइप और है इसका, बारिश का। अब बात करते हैं तीसरा, फ्रंटल रेनफॉल।
इसका हिंदी एक बार आप लोग देख लेना, इसकी हिंदी एक बार आप देखना, फ्रंटल रेनफॉल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब फ्रंटल रेनफॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं। फिलहाल मैं आपको फ्रंटल बता रहा हूं होता क्या है। फ्रंट मतलब आमने सामने, आप मेरे फ्रंट खड़े हो गए, हम आमने सामने खड़े हो गए, यही फ्रंट है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, सीमा, एक उधर पाकिस्तान इधर भारत, वो फ्रंटियर हो गया। तो फ्रंटियर मतलब क्या हो गया, आमने सामने। अब यहां पर हवाएं दो तरह की होती हैं, एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा। दोनों में खास बात क्या होता है, गर्म हवा जो है हल्की होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ठंडी हवा भारी होती है, वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अगर एक भारी भरकम इंसान है, एक सुमो पहलवान है और एक सीकिया पहलवान है, दो पहलवान, एक सुमो पहलवान एक सीकिया पहलवान, सीकिया मतलब पतला दुबला और सुमो पहलवान मतलब मोटा तगड़ा। अब बताओ जब दोनों टकराएंगे, लड़ाई झगड़ा छोड़ो आप, बस दोनों को मन करा आज हम भिड़ेंगे, टकराते हैं एक दूसरे से, और टकराएंगे तो कौन ऊपर जाएगा, जो पतला दुबला रहेगा ऊपर जाएगा। तो बस ये समझो आप कि जब ठंडी हवा और गर्म हवा टकराती है ना, तो ठंडी हवा नीचे रहती है और गर्म हवा ऊपर जाती है। ठीक है, होता क्या है फ्रंटल रेनफॉल में, ये कोल्ड विंड हो गया, इधर से जा रहा है कोल्ड विंड, और ये हो गया क्या, वार्म विंड। ये वार्म विंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये वार्म विंड जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये वार्म विंड ठंडा होगा, क्योंकि आप याद रखना जब भी हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो चीजें ठंडी होती हैं। जब ये गर्म हवा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जैसे ऊपर जा रहा है वो ठंडा होता चला जाएगा। तो दो हवाओं के टकराने की वजह से अगर कोई बारिश हो रही तो उसे फ्रंटल रेनफॉल कहेंगे। ठीक है, यहां पर जैसे ऊपर गया, सीमांत रेनफॉल शायद बोलेंगे इसको, जो भी है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं क्लाउड बनने से बारिश नहीं हो जाता। आपने बहुत सारा गर्मियों में धूप छांव होते हुए देखा होगा, हमेशा बारिश नहीं होती। ठीक है, अभी भी बादल है तो इसका मतलब ये नहीं बारिश ही हो गया, बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर मॉइस्चर भी होना चाहिए, सिर्फ बादल होने से बारिश नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसमें प्रॉपर नमी हुई, जरूरी नहीं हवा ऊपर गया तो बारिश ही होगा, अगर नमी हुई प्रॉपर तो बारिश भी होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो दो हवाओं के टकराने की वजह से अगर वर्षा हो रही तो उसे हम फ्रंटल रेनफॉल कहेंगे। यस, ब्राइटनेस कम कर दो सर, कर दिया जाएगा। अभी यहां पर एक बार सर आ जाएं तो उसके बाद मतलब करा दिया जाएगा। शुक्ला सब्जा रेनफॉल कौन कराता है, साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू होता है। बारिश कराने के लिए दो बादल होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्टेटस, ये दो बादल होते हैं जो बारिश कराते हैं। शशि सर, रेनफॉल फ्रंटल इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। नहीं, साइक्लोनिक रेनफॉल को मैं एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जरूरी नहीं कि यहां पर आपका फ्रंटल रेनफॉल की वजह से साइक्लोन, मतलब साइक्लोनिक रेनफॉल को आप अलग तरीके से भी देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये फ्रंटल रेनफॉल जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका नॉर्मल जमीन पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रंट बनने के बाद आपका बारिश ही हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं फ्रंट बनने के बाद आपका साइक्लोन ही आए। ये चीज आपको जो फ्रंटल फिनोमिना होता है ना, वो पोलर रीजन में देखने को मिलता है, जहां पर टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होता है। जरूरी नहीं हर बार फ्रंट बनने के बाद आपका चक्रवात ही बनेगा, ये जरूरी नहीं होता हर बार। ठीक है, चौथे की बात करते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। चक्रवाती वर्षा। ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। कई बार फ्रंट के बाद यहां पर क्या बनता है, चक्रवात की कंडीशन बनती है। खास तौर पे ये जब कंडीशन तब बनती है जब वहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होती है। तो ये चीज आपको जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन फ्रंट के थ्रू ही होता है, लेकिन हर बार फ्रंट का मतलब ये नहीं हो कि आपका हर बार साइक्लोन बनेगा ही बनेगा। रोहित वेट करिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दिया जाएगा। अभी यहां पर एडिटर नहीं है, एडिटर आ जाते हैं तो उसके बाद ब्राइटनेस भी कम कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप अपनी मोबाइल का ब्राइटनेस तब तक कम कर दीजिए। चक्रवाती वर्षा की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें चारों तरफ से आएंगे क्या,
जैसे मान लीजिए यहां पर समुद्र हो गया, यहां पर बन रहा है लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने के बाद क्या होगा, यहां पर बन रहा है चक्रवात का निर्माण हो रहा है। और चक्रवात का जब निर्माण होगा तो क्या होगा, चक्रवात में हुआ क्या, चक्रवात में सारी हवाएं बहुत तेजी से इसकी तरफ आ रही हैं, सारी हवाएं बहुत तेजी से इसकी तरफ आ रही हैं। जब इसकी तरफ हवाएं आएंगी तो कहां से आ रही हैं, समुद्र की सतह से होते हुए आ रही हैं। जब समुद्र की सतह से होते हुए आएंगी तो क्या होगा, अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर आ रही हैं। अब इतनी सारी नमी और इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है तो भाई चक्रवात का इंपैक्ट भी खतरनाक होगा। ठीक है, इतना सारा नमी पहले ऐसा कभी नहीं, नॉर्मल मानसून में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन चक्रवात में इतनी सारी नमी और इतना ढेर सारा, और सारा का सारा ऊपर जा रहा है। इसी वजह से मानसून क्या होता है, चक्रवात पूरा 500-500 600 किलोमीटर तक पूरा उसका असर देखने को मिलता है, और वो भी बहुत कम समय में। यहां मानसून को पूरे भारत में फैलने में 1.5 महीने लग जाते हैं। अगर यही चक्रवात को कवर करना होता तो वो 2 दिन में पूरे भारत में कवर कर लेगा, पूरे चक्रवात पूरे भारत को ढक लेगा। नॉर्मल मानसून को 2 महीने लग जाते हैं, 1.5 महीने लग जाते हैं। तो जब इतना सारा नमी ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, पूरा नमी मिलकर क्या बनेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, बादल का निर्माण करेगा। इसलिए जब चक्रवात आता है तो उसकी वर्षा भी खतरनाक होती है, बारिश भी बहुत खतरनाक होता है। तो फिर क्या होगा, चारों तरफ वर्षा ही वर्षा होगा, तूफानी वर्षा, क्योंकि चक्रवात में हवा की स्पीड भी काफी ज्यादा है और ढेर सारा नमी है तो वर्षा भी कराएगा। तो आंधी के साथ साथ बरसात भी खूब होगा। ठीक है, और ये सब हमें देखने को मिलता है कहां पर ज्यादा, ये कोस्टल इलाके में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये हो गया चक्रवाती वर्षा। तो यहां पर हमने सारी की सारी चीजों को देखा है। अब चक्रवाती वर्षा की एक बात करेंगे। ठीक है, चक्रवाती वर्षा आपने देख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम चक्रवाती वर्षा, चक्रवात नॉर्मली बनेगा कब, ज्यादातर हमें चक्रवात देखने को मिलता है गर्मियों में, क्योंकि चक्रवात तब बनेगा जब कोई निम्न दाब क्षेत्र लो प्रेशर जोन चारों तरफ हाई प्रेशर जोन से घिरा हुआ होगा। और लो प्रेशर जोन मतलब टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई कब होगा, गर्मियों में होगा, बरसात से पहले। ठीक है, ठीक। तो यहां पर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो गया है, तब आप लोग उम्मीद है कि यहां पर थोड़ा सही होगा आप लोगों के लिए भी। चलो अब एक टर्म और हम एक्सप्लेन करते हैं, प्री मानसूनिक रेनफॉल। ठीक है, यहां पर मानसूनिक प्री मानसूनिक रेनफॉल मतलब मानसून कब आएगा, जून में। मानसून मतलब बरसात आ गया, और बरसात से पहले क्या होता है, गर्मी। तो गर्मी में अगर चक्रवात ज्यादा बन रहा है तो गर्मी अगर कोई चक्रवात बना मतलब मानसून के आने से पहले बना ना, इसलिए मानसून से पहले की वर्षा मतलब प्री मानसूनिक रेनफॉल उसको हम लोग बोलेंगे। फुल है। चक्रवाती वर्षा साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए यहां पर अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे अब साइक्लोनिक रेनफॉल के कुछ नाम हैं, जैसे नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर एक लोकल विंड भी है न्यूजीलैंड में, एक स्थानीय हवा भी है न्यूजीलैंड में, नॉर्वेस्टर। तो जो चक्रवाती हवा है नॉर्वेस्टर, उसको कहां पर क्या कहा जाता है, तो पूरे पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया,
बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब जगह पर नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है अगर कोई चक्रवाती वर्षा होती है तो। अब ये वर्षा काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा बारिश अगर नहीं हो रही है तो देखते हैं हम आम और जामुन सूखने लगते हैं, बहुत अच्छे से पकता नहीं है, और जरा सा वर्षा हो जाती, बारिश हो जाती है तो आम और जामुन बड़े अच्छे पकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही ये सब इंपॉर्टेंस काफी अच्छा इनका मतलब। तो यहां पर नॉर्वेस्टर कहां पर बोला जाएगा? ईस्ट इंडिया में। पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं। नॉर्वेस्टर, अब इस नॉर्वेस्टर का एक स्पेशल नाम है जिसे हम बोलेंगे काल बैसाखी, और ये काल बैसाखी नाम कहां पर दिया जाता है? ये दिया जाएगा आप लोगों को पश्चिम बंगाल में। इसी नॉर्वेस्टर को पश्चिम बंगाल में बोला जाएगा काल बैसाखी के नाम से। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा था काल बैसाखी क्या है, क्या है काल बैसाखी। अगर आपको बता दी काल बैसाखी क्या, पूछ लेगा कि कहां पर आता है ये, तो पश्चिम बंगाल में। ऐसा देखो, पश्चिम बंगाल काला जादू होता है, तो काला जादू से काल बैसाखी। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। तो जो चेरी ब्लॉसम है, चेरी का खिलना, चेरी का खिलना, ठीक है, चेरी ब्लॉसम कहलाएगा। और ये कहां पर होगा? ये हो जाएगा केरल और कर्नाटक में, क्योंकि यहां पर फायदेमंद काम करेगा ये केरला एंड कर्नाटका। केरल और कर्नाटक। ठीक है, इसके अलावा एक और देख लेते हैं, और वो हो जाएगा मैंगो सावर। देख रहे कैसे कैसे नाम है। मैंगो सावर, तो मैंगो सावर कहां कहा जाएगा? दक्षिण भारत में, क्योंकि आम की फसल के लिए उपयोगी होता है, इसलिए दक्षिण भारत में से मैंगो सावर का नाम दिया जाता है। तो भारत के दक्षिणी राज्यों में यह चीज बोला जाता है। चलो, तो यहां पर आप लोगों को सारी की सारी चीजें मैंने बता दिया।
चलो, तो यहां पर सारा का सारा चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर हमारा वैसे जो नॉर्मल मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं वहां पर ये सब चीजें खत्म हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की, उसकी बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट होगा। जेट स्ट्रीम एंड रूसबी वेव्स। दूसरा, इंडियन ओशन डाइपोल। तीसरा, जेट स्ट्रीम एंड रूसबी वेव, इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो। ला नीना, ठीक है। जेट स्ट्रीम और रूसबी तरंग, हिंद महासागर डाइपोल, एल नीनो और ला नीना। ठीक है, अब यहां पर चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले जेट स्ट्रीम क्या होता है, रूसबी वेव क्या होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन वो उतनी चीजों को हम सारा डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए जरूरी होता है। यहां पर जो जेट स्ट्रीम की बात करते हैं पहले, इसको सबसे पहले पता किया गया था सन 1945 में, जब हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध, और जब यहां पर हिरोशिमा पे बम गिराने के लिए एक एयरक्राफ्ट जा रहा था यूएसए से जापान की तरफ, तब उसने अपर एटमॉस्फेयर में, मतलब ये जो जेट स्ट्रीम देख रहे हो ये कहां होता है, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, इन ट्रोपोस्फेयर। तो जब ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी भाग में लगभग 8-9 किलोमीटर ऊंचाई से वो जहाज जा रहा था, तो परमाणु बम लेकर, तब उसने महसूस किया कि उसकी जो गति है उसमें बड़ी ज्यादा दिक्कत आ जा रही है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर जो हमारी स्पीड थी उसमें अचानक से परिवर्तन आ गया। कैसे हो गया ये सब? तो ये सब जो कारण था, ठीक है, वो जेट स्ट्रीम था। तो सबसे पहले किसके माध्यम से पता चला? जेट की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसकी दिशा फिक्स है, जो जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल फिक्स है, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ही क्यों? ईस्ट टू वेस्ट क्यों नहीं? ड्यू टू अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इसकी जो दिशा होती है वो भी कहां पर होगा? ये पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। दिशा
पश्चिम से पूर्व की ओर। यह क्षोभ मंडल में बहती है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्थ की। अर्थ हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया पृथ्वी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने सीधा सीधा बना दिया, मतलब इसका नहीं ऐसा ही है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्स से 23.5 डिग्री झुका है, तो मैं इसको ऐसा पूरा का पूरा टेढ़ी भी कर सकता था, लेकिन बर्तन बार बार जो है अपनी गर्दन कौन टेढ़ी करे। तो देखो क्या होता है, हमें पता है कि सूर्य का ज्यादातर जो प्रकाश होता है वो 0 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास। तो पृथ्वी का औसत तापमान जो सबसे अधिक होगा कहां होगा, वो 0 डिग्री पर होगा। और जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, लैटिट्यूड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 30, 60, 90 बढ़ रहा है ना, तो ऊपर जाएंगे तो हम क्या बोले, हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते हुए अक्षांश की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब यहां पर तापमान ज्यादा होगा तो आसपास की सारी हवाएं यहां पर गर्म होगी 0 डिग्री के आसपास। जब हवाएं गर्म होंगी तो क्या होगा, 0 डिग्री से राइज करेंगे, 0 डिग्री से राइज करेंगे। क्या राइज करते 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 अपने एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाएगी क्या, नहीं, ये अधिकतम कहां तक जाएंगी, ट्रोपोपॉज तक, मतलब जहां पर क्षोभ मंडल खत्म होता है, जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है उसके पास तक मैक्सिमम जाएगा, और उसके बाद वहां तक ठंडी हो जाएगी, और फिर हो जाएगा ये नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर 60 डिग्री पे भी होता है। साठ डिग्री पर अब ये जो 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सूट रहा है, 60 डिग्री सूट रहा है, जो यहां पर मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट है, यहीं पर जन्म होता है जेट स्ट्रीम का, और ये परमानेंट जेट स्ट्रीम होती है, ये पूरे साल भर बहती रहती है, यहीं पर मिलेगा आपको जेट स्ट्रीम। अब ये जो जेट स्ट्रीम है, एक बात आप याद रखना, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का कुछ नाम है, इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन। अब ये 30 से 35 डिग्री के आसपास ही बन रहा है जेट स्ट्रीम, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें 60 से लेकर 65 डिग्री के बीच में, यहां पर जो बनेगा उसे हम बोलेंगे सब पोलर। ठीक है, इसलिए यहां पर भी जो भाग होगा, तो दो जगह कांटेक्ट हो रहा है इन सबका, एक तो यहां पर हो रहा है और एक तो यहां पर हो रहा है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आपको मिलेगा पोलर जेट स्ट्रीम।
इन्हें कहा जाता है परमानेंट जेट स्ट्रीम। ये जो मीटिंग पॉइंट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जेट स्ट्रीम कैसे होते हैं, ठीक है, आपको दिखाऊंगा अभी मैं लाइव, अभी इस समय, मतलब अभी आज की तारीख में, मतलब 3 फरवरी को 1 बजे कैसे जेट स्ट्रीम चल रही है, अभी आपको मैं ये दिखाऊंगा। 1:05 पे कैसा जेट स्ट्रीम चल रहा है, उनकी स्पीड क्या, वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है, लाइव। तो यहां पर ये 2 तरह की जेट स्ट्रीम होगी, जिससे परमानेंट, बस ऐसा नहीं कि नॉर्थ में होता है, सेम यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। अब क्या ये बिल्कुल सीधा होता है क्या? ऐसा नहीं है, डायरेक्शन चेंज होती रहती। क्या है? डिपेंड करता है यहां के एयर मास पर। एयर मास का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? एयर मास क्या होते हैं? जैसे मान लो एक नॉर्मली हवा भरी है, एयर हो गया। अब आप देख रहे हो इतने दूर तक की जो हवा, इतने दूर मतलब 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो हवा है, ये सारी की सारी गर्म हवा है और सब के सब एक ही दिशा में बह रही है, सब के सब। तो इतने पूरे इतने क्षेत्र को, 1000 किलोमीटर के एरिया वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे यहां पर पूरा एयर मास फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी बड़े क्षेत्र में चलती हुई हवाओं को कहते हैं एयर मास। और यहां पर जो जेट स्ट्रीम बन रहा है, अब 2 तरह की चीजें हैं। जेट स्ट्रीम कैसे बन रहा है? फ्रंटल फिनोमिना को, मतलब 2 हवाओं के मिलने की वजह से बन रहा है, पहली चीज। तो चलो ये हो गया जेट स्ट्रीम, कहां पर 60 डिग्री हो गया, इधर से हवा ठंडी हवा आ रही है और नीचे से गर्म हवा आ रही है। जब तक कंडीशन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो लगभग ये स्ट्रेट पाथ में फ्लो करेगा, लगभग ये सीधी दिशा में चलेगा। लेकिन अब ये जो पोलर, मतलब उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री नॉर्थ से जो ठंडी हवा है, वो ज्यादा खतरनाक हो गई और ज्यादा उसने आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा? ये हवा इधर की तरफ दबाव लगाएगा, ये हवा इधर की तरफ दबाव लगाएगा, और ये जो गर्म हवा है ये भी खतरनाक हो गई थी, इधर की तरफ दबाव लगाएगा। तो नतीजा क्या हो जाएगा? नतीजा होगा ये हवा क्या करेगा, ये जेट स्ट्रीम मीएंडरिंग करने लगेगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ठंडी हवा इधर घुस गया, गर्म हवा इधर घुस गया। नतीजा क्या हुआ? जेट स्ट्रीम ऐसे हो गया, जेट स्ट्रीम इस तरह से होने लगा, ठीक है। अब ये जो वेव है, इसको एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? रूसबी नाम था, यहां पिछले उसमें लिखा था रूसबी। तो रूसबी कोई अलग से टर्म नहीं है, जैसे मेरा नाम अविनाश है, आपका नाम कुछ है, वैसे ही रूसबी एक व्यक्ति का नाम था। उन्होंने इस चीज को सबसे पहले बताया, इसलिए इनके नाम पे ही ये जो टेढ़ा मेढ़ा फिनोमिना है, इसको क्या बोल दिया? इसको बोल दिया गया रूसबी वेव। इसको बोल दिया गया रूसबी वेव, ठीक है। अब ये जो ज्यादा रूसबी वेव खतरनाक होती है वो यहां पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन यहां पर ज्यादा इंटेंस होता है, ठंडी ज्यादा होती है यहां पर तो लगभग नॉर्मल होता है 30 डिग्री के आसपास, फिर भी ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंडीशन बनती है। यही रीजन है कि यहां इस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, रूसबी वेव ज्यादा देखने को मिलता है और यहां का जो जेट स्ट्रीम होता है वो ज्यादा इंटेंस, ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा, तो ये कहां पर कितनी ऊंचाई पर होता है? तो जो हाइट होता है, वो वही 8 से लेकर 12 किलोमीटर के आसपास, कहां पर? क्षोभ मंडल में। 8 किलोमीटर से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ये बहुत तेज चलने वाली हवा होती है। स्पीड कहीं पर फिक्स नहीं होता, लगभग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इन हवाओं की जो स्पीड होती है बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी जो रफ्तार होगी वो 200 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। यही धरती पर चल जाए तो आधे तो साफ हो जाए, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, आधे साफ हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा, ठीक है। कैटेगरी 5 का होता है भारत में। तो ये हो गया कि जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज बता दिया मैंने। रूसबी वेव क्या होता है ये भी आपको हल्का हल्का बता दिया। अब ऊपर आप थोड़ा सा आइडिया लेकर रखना। अच्छा, इंग्लिश की भी क्लास हो रही है क्या? नहीं, वैसे 12 से 2 तो क्लास किसी का नहीं होना चाहिए था, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, वो दूसरे चैनल पे हो रहा होगा। फिलहाल ये चीज देख ले। अब मैं आपको एक बार लाइव दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब आपको मैं लाइव दिखाता हूं कि कैसा होता है,
चलो, ये चीज आपने कभी देखा नहीं होगा, आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और ये वेबसाइट भी बहुत कम ही लोगों को पता होता है, नल स्कूल। उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है पूरी धरती और यहां पर बहने वाली हवाएं। ये जो हवा आप देख रहे हो, ठीक है, जो हवा आप देख रहे हैं यहां पर क्या चल रहा है, अभी आप देखो दिल्ली के साइड में, देखो यहां पर दिल्ली के साइड में क्या है, तेज हवा चल रहा है। ये भारत है, भारत के आसपास जो हवा की दिशा देख लो, सारी जगह हवाएं आ रही। इधर देखो दिल्ली के पास पास तेज हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जो चाहे आप वेस्ट यूपी की बात करिए, चाहे आप इधर हरियाणा और हरियाणा की बात करिए, पंजाब की बात करिए, यहां पर देखो तेज हवाएं चल रही हैं। ठीक है, तो यहां पर आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपको स्पीड पता चल जाएगा। लगभग 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हवा चल रही है। देखो यहां पर पूरा सब कुछ दे दिया इसने। यहां पर नॉर्थ और ईस्ट, देखो यहां पर भारत का जो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया, ये भारत का है ना। और आप लोगों को मैंने बताया भारत जो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है, मतलब उत्तर और पूर्व लगेगा भारत के इसमें। देखो यहां पर उसने लिखा है, जहां पर क्लिक किया वो कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, 26.95 डिग्री नॉर्थ से लेकर 78.7 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो भारत केस में कभी भी वेस्ट और साउथ नहीं आता, कहीं पर भी क्लिक करके देख लेंगे। चलो, तो बात हमें यह नहीं है, हमें देखना है क्या, जेट स्ट्रीम। तो ये तो धरती की सतह की बात है। अब हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ना। अभी मैंने आपको जेट स्ट्रीम कहां पर बताया, वो ऊपर मिलेगा आपको काफी। तो ऊपर का मतलब हम यहां पर जाएंगे लगभग 70 इस जगह पर। चलो, ठीक है, ये कुछ है जेट स्ट्रीम आप जो देख रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने बोला था जो उत्तरी गोलार्ध में होगा और दक्षिणी में, उत्तर में भी देखो दक्षिण में भी देखो। ठीक है, अगर इनकी हम हाइट को चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम आते हैं 250 पे, ये देखो, ये असली जेट स्ट्रीम है जो आपको दिख रही है। ये दिख रहा है, ये है जेट स्ट्रीम जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में देख लो जेट स्ट्रीम। अब ये सब जो आप टर्न देख रहे हैं ना, यही रूसबी वेव है। अगर सीधा सीधा जाता तो ऐसे नहीं। अब रूसबी व्यक्ति के नाम ने देखा तो इसलिए से क्या है, जो यहां पर यू टर्न देख रहे हो, जिग जैग देख रहे हो, जो नदियों जैसा बह रहा है, यही क्या है, रूसबी वेव है। इसे हम बोलेंगे जेट स्ट्रीम। क्लिक करेंगे, स्पीड इसकी कितनी है, लगभग 178 यहां पर शो कर रही है। यहां पर देखें तो लगभग 227 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो तिब्बत के साइड से जा रही है। ठीक है, तिब्बत के साइड से जा रही है। अब यहां पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रहा है और ये जेट स्ट्रीम भी थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा। ये जेट स्ट्रीम भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप यहां पर 3 महीने रुको, 3 महीने बाद आप देखना यही जेट स्ट्रीम जो भारत के बीचों बीच से जा रहा है, ये चीज आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है, हाँ, नल स्कूल नाम का इसमें वेबसाइट आप देखना, सर्च करना। 500 मीटर की ऊंचाई पर, सॉरी 500 मीटर बोल रहा हूं, ये देखो, जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते चले जाओगे वहां पर आपको देखो एयर खत्म होता चला जाएगा। 1000 पे देखो बिल्कुल खत्म ही दिखेगा। ठीक है, यही ये दिख रहा है सब जेट स्ट्रीम, खतरनाक एकदम। तो जेट स्ट्रीम बहुत सारी चीजों को बदल कर रख देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे। उम्मीद है कि ये चीज आपको देखने को मिला, थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा जेट स्ट्रीम कैसे बह रही होगी। तो नॉर्मली हमें धरती पर रह के समझ में आता नहीं है। बहुत बढ़िया निधि, हाँ रेड वाला है, आपने जो गोल गोल घूमता देखा ना, वही है जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां पर एक बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का मैंने आपको यहां पर जानकारी दिया। तो जेट स्ट्रीम दो तरह हो गया, जो वहां पर लिखा हुआ है, पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। दो चीज मैंने आपको बता दिया वहां पर, दो के दोनों आपने देख ही लिया।
इसके बाद मैंने क्या बोला था, चलो इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपने ये देखा था ना जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर से निकल रहा है ना, यही जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ को नीचे नीचे लेकर आता है। जेट स्ट्रीम तो ऊपर बढ़ रहा है ना, अपने साथ पश्चिमी विक्षोभ को नीचे नीचे लेकर आता है और ये भारत की तरफ, इसलिए पश्चिम विक्षोभ यहां भारत तक पहुंच पाता है, नहीं तो पहुंच नहीं पाता वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत तक। अब हम बात करें इंडियन ओशन डाइपोल का। अब इसको शॉर्ट में हर जगह पर हो सकता है, आपको ज्यादातर कई जगह पर आपको आईओडी लिखा हुआ ही मिलेगा शॉर्ट फॉर्म इसका। ठीक है, इसका भी फर्क पड़ता है भारत में, मानसून पे फर्क पड़ेगा। दो तरह का होता है इसमें, एक हो जाएगा पॉजिटिव आईओडी, एक हो जाएगा निगेटिव आईओडी। समझाता हूं अभी क्या होता है। पॉजिटिव आईओडी और निगेटिव आईओडी। डाईपोल, डाई मतलब दो पोल, डाई मतलब दो, यूनिपोल तो है नहीं, डाईपोल है। बात करते हैं थोड़ा सा मैप का। अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, नाम क्या लिखा है, इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। तो हम कहीं पैसिफिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन नहीं जाने वाले, हम बात करेंगे इंडियन ओशन की, क्योंकि इंडियन ओशन की बात की, इंडियन ओशन इंडिया के नीचे है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा, इस चीज को देखते हैं। निगेटिव डाइपोल, निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ये क्या होता है, ये भारत को काफी ज्यादा बेनिफिट करता है। ये क्या करेगा, उल्टा समझ लो आप, और क्या। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है कि लगातार हवा चल रही है। ठीक है, ट्रेड विंड जो व्यापारिक हवाएं बहती है, देखो अभी जब जैसे मैंने व्यापारिक हवाएं बोला ना, तो आप इसमें मत जाओ अभी कि व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं। फाउंडेशन वाले तो पढ़ लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं आप उस चीज को अभी मत सोचना। बस आप ये सोचो मैंने ट्रेड विंड बोला ना, होता होगा ट्रेड विंड कोई, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझाऊंगा उस समय। ठीक है, तो ट्रेड विंड क्या होता है, यहां से लेकर पूरा यहां तक व्यापारिक हवाएं बहती हैं, और सारी सारी हवाएं ऐसे भर रही हैं, ऐसे भर रही हैं इस तरह से। ठीक है, तो सारी सारी हवा इधर ही ढकेल रही है, सारी सारी हवा जो इधर ढकेली, नतीजा क्या होगा, इधर का पानी ढकेलता जाएगा, इधर का पानी ढकेलता जाएगा, तो क्या होगा, अफ्रीका के इस साइड में, मतलब इंडियन ओशन हिंद महासागर के पश्चिम साइड में क्या हो जाएगा, जो ऊपर का सतह का गर्म पानी है, जो ऊपर की सतह की गर्म पानी है, वो क्या होगा, सारा का सारा गर्म पानी आके इधर इकट्ठा होने लगेगा, और इधर इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा, इधर इकट्ठा होने लगे, पानी गर्म हो जाएगा। अब गर्म पानी की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा एयर का फ्लो भी होगा, हवाओं का बहाव भी होगा, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में यहां पर बारिश होगी। क्या होगा, इस पूरे रीजन बारिश होगी, और इसका प्रभाव भारत में देखने को मिलेगा, यहां पर भी बारिश हो जाएगा। सेम टाइम पर क्या होता है, जब यहां पर गर्म होगा तो ये यहां पर क्या होगा, हवा ऊपर उठेगा, हवा ऊपर उठेगा तो क्या होगा, यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर इस पूरे रीजन में बारिश करवाएगा, इस पूरे रीजन में बारिश करवाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहां पर ठंडा होगा, जब पानी ऊपर साफ, जैसे मान लो आपने टब में कोई पानी भरा है, ऊपर से गर्म पानी हटाओ, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा, अपवेलिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसी समय क्या हो जाएगा, यहां पर ठंडा पानी हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा वार्म वाटर, ये हो जाएगा कोल्ड वाटर। वार्म वाटर और कोल्ड वाटर। अब वार्म वाटर कोल्ड वाटर, अब क्या हो जाएगा, यहां से इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, बादल का निर्माण होगा, बारिश होगा। ठीक है, और ये यहां से लेकर यहां तक आएगा, क्योंकि जो हवा गर्म है ऊपर जा रही है, बादल निर्माण हो रहा है, ऐसा थोड़ी को हवा वहां के बाद गायब हो जाएगी, दोबारा धरती पर कभी नहीं आएगा, आएगा जब ठंडा होगा तो दोबारा लौट कर आएगा। तो क्या होगा, यहां से हवा उठेगा, यहां पर गिरेगा, और यहां से जाएगा यहां पर, यह पूरा का पूरा सर्कुलेशन बनता है।
अब ये जो आप देख रहे हो जो फायदा कर रहा है, इसे हम बोलेंगे निगेटिव, हाँ निगेटिव आईओडी। ये क्या है? इसे हम बोलेंगे निगेटिव आईओडी। ठीक है, अगर यही उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब यहां पर आप हटाओगे ऊपर से गर्म पानी हटेगा, ठंडा पानी आएगा, तो ठंडा पानी इधर भी जाएगा, तो नतीजा क्या होगा? यहां पर जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा और यहां पर सतह, अब क्योंकि यहां से ऐसा नहीं कि इधर से बिल्कुल लिंक खत्म हो गया है, जो यहां पर प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है, यहां से भी गर्म पानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से होते हुए आके इंडियन ओशन में मिक्स हो रही है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र से इंडियन ओशन में प्रशांत महासागर का पानी मिक्स हो रहा है, तो गर्म पानी इधर से भी आ रहा है, तो क्या होगा? नतीजा यहां पर भी गर्म पानी होगा और नतीजा यहां पर ठंडा पानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बारिश भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, उसकी वजह से भी ठंडा होगा, तो क्या होगा? एक अलग जोन बनेगा जिसमें यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका कोल्ड वाटर और इधर हो जाएगा वार्म वाटर। और इसे बोलेंगे हम क्या? पॉजिटिव आईओडी। ठीक है, पता नहीं आपके एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखा हूं ना कि फिर यहां पर यह भी छोड़ने का मन नहीं करता। अदरवाइज मैंने आज तक एग्जामपुर में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में कभी भी ये इंडियन डाइपोल ये सब सिर्फ मैंने अपने पढ़ने के लिए यूज किया है, कभी भी पढ़ाने के लिए नहीं किया था। ठीक है, जेट स्ट्रीम भी मतलब मैं नॉर्मली ऊपर ऊपर लोगों को बता जरूर देता था, बट इतना कुछ मैंने आपको कभी भी किसी को बताया नहीं है कि हाँ जेट स्ट्रीम फॉर्म कैसे हो रहा है, रूसबी वेव कैसे फॉर्म हो रहा है, ये सब सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहता था, कभी मैंने क्लास में नहीं बताया। बट आप लोगों के पेपर का लेवल जो होता है ना, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपको 100% कवर कराऊंगा, इसी वजह से ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट चीजें भी पढ़ा दे रहा हूं, ताकि अगर आप में इस एग्जाम में कुछ पूछा जाए तो वो भी आप बना दो। ठीक है, अभी आपने जो यहां पर देखा इंडियन ओशन डाइपोल, इसी चीज से काफी हद तक मिलता जुलता क्या है आपका? एल नीनो और ला नीना। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इंग्लिश की क्लास चल रही है। पॉजिटिव निगेटिव का एक ऐसे सेंस में यूज किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका कोई भारत वालों ने नाम रखा है। ठीक है, इसलिए इसका भारत के हिसाब से आप जोड़कर देखेंगे फिर तो उल्टा ही हो जाएगा, तो भारत के हिसाब से जोड़कर नहीं देखना है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आप लोगों को एल नीनो और ला नीना। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इतना एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं ना, तो आप लोग इस बात की थोड़ा सा ध्यान भी रखा करिए। एल नीनो और ला नीना। ठीक है, एल नीनो क्या होता है? आपको एक सीधा लाइन लिख रहा हूं, वार्म ओशनिक करंट है ये। एल नीनो क्या होता है? एक वार्म ओशनिक करंट। गर्म समुद्री जलधारा, कहीं पर तबाही तो कहीं पर सूखा, तो कहने का मतलब दोनों हर जगह पे तबाही लाना है इसको। अगर एल नीनो की इंपैक्ट की बात करें, इसके प्रभाव की बात करें, तो इसका जो प्रभाव है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम लिख दे रहा हूं मैं, इन सब जगह पर क्या लाएगा? ये ड्रॉट लाएगा। और वहीं पर अगर सेम टाइम पर पेरू की बात करें, तो पेरू में क्या ला देगा? पेरू भी देश का नाम है, जैसे इंडिया नाम है वैसे पेरू नाम है, यहां पर लाएंगे फ्लड। ठीक है, बहुत सारे जान माल की हानि होती है। ठीक है, जब यहां पर एल नीनो, और ये जो है एक साइक्लिक फिनोमिना है जो कि फिक्स नहीं है कितने समय बाद ही बनेगा, 2 से लेकर 7 साल में कभी भी बन सकता है। कभी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर होगी, कभी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, कभी जो है नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो यहां पर एक साइक्लिक फिनोमिना है एल नीनो,
2 से 7 साल में कभी भी हो सकता है। ठीक है, भारत में जब खतरनाक सूखा पड़ जाए ना, तो समझ लो इसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है, एल नीनो ने। और ला नीना के केस में क्या है, ये कोल्ड ओशनिक करंट है, ठंडी समुद्री जलधारा है। ठीक है, जिसका इंपैक्ट भारत में क्या पड़ेगा, इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होगा और कई जगह पर फ्लड देखने को मिलेगा। अब फ्लड मतलब यहां पर काफी हद तक बाढ़ देखने को जो मिल रहा है। अब यहां पर बरसात में हम लोग कौन सी फसल उगाते हैं, बरसात वाली उगाते हैं, मतलब इसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। इस समय भारत को फायदा ज्यादा होता है, सूखे में नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन फ्लड आएगा तो उसमें फायदा भी भारत का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश काफी अच्छी हो रही है। कुछ नुकसान भी है, ठीक है, कोसी ओसी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बाढ़ भी अच्छी खासी आती है, तो वहां नुकसान भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। गंगा का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे आसपास के जो इलाके वहां पर उनको भी नुकसान होता है, लेकिन ओवरऑल फायदा ज्यादा होता है जब यहां पर इंडिया होता है। तो क्रॉप का प्रोडक्शन इस समय बढ़ जाएगा, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और यहां पर घट जाता है। चलो ठीक है, ला नीना हो गया और एल नीनो हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसके लिए एल नीनो ला नीनो वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को अब ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, इससे पहले दिमाग हैंग हो जाए। बस ये समझो कि इससे ही कुछ मिलता जुलता यहां पर होता है, किसमें, पैसिफिक ओशन में, और जहां पर हम एल नीनो ला नीना नाम देते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ ऐसे फिनोमिना देखने को मिलता है जो आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। ठीक है, यही सेम चीज आपको लगभग प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन में, और वो एल नीनो ला नीना के नाम से जाना जाता है। अब सॉइल, अगला टॉपिक हमारा वही है। ठीक है, अगला टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन, खैर ये बात तो बोल बोल के कि ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में हो जाता है। तो भारत की जो मिट्टी है, कौन डिसाइड करेगा कि इतने टाइप की होती है, तो इसके लिए है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बोला है कि भारत में कुल 8 तरीके की मिट्टी होती है। तो उन 8 तरीके की मिट्टी को हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि उनके बारे में क्या खास है। तो जितना आपको बताऊंगा बस उतना ही देखना, आप उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पेरू देश का नाम है, जैसे भारत है वैसे पेरू है, जैसे पाकिस्तान है वैसे पेरू है। तो सॉइल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो इंडियन सॉइल को कुल 8 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडियन सॉइल डिवाइडेड इनटू 8 टाइप।
कुल 8 भागों में विभाजित किया गया है भारत की मिट्टी को, ठीक है। अब ये जो 8 टाइप आप देख रहे हो भारत की मिट्टी को, इसको सारा का सारा हम लोग यहां पर करने वाले नहीं है, बस 4 मिट्टी को करेंगे जो टॉप 4 सॉइल है इंडिया की, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन पढ़ेंगे सारा ही, नाम सारा का देखेंगे, देखते हैं एक एक करके। पहला एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, हिंदी में भी लिखूंगा मैं, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल, एरिड और डेजर्ट सॉइल, सलाइन और एल्कलाइन सॉइल, सलाइन और एल्कलाइन सॉइल, इसके अलावा पीटी सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। तो ये सारी की सारी मिट्टी है। अभी इसको मैं डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, सर पेरू क्या है? पेरू देखो, कई लोग बोले पेरू क्या है। अब यहां पर इसका मतलब आप जो है पूरा कमेंट करने में अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। 4 बार बता चुका हूं, पेरू जो है भारत जैसा एक देश है। जैसे भारत एक देश है वैसे पेरू एक देश है, उदाहरण के साथ भी। चलो ये हो गया। काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट को लेटराइट ही कहा जाता है। पर्वतीय या वनीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, ठीक है। तो यहां पर हो गया 8 तरीके की सॉइल है भारत में, जो अलग अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें से 4 और 4 मिट्टी में आप लोगों को 4-5 मिट्टी ऐसी है जो मैप में दिखा सकता हूं।
बाकी मिट्टी को मैप में दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही छोटे एरिया में मिलेंगे, कहीं कहीं पर मिलेंगे। किस ओशन के कारण नहीं सिंह सौरभ? एक्चुअली वो पैसिफिक ओशन में फिनोमिना ओरिजिनेट होता है और उसी पैसिफिक ओशन की वजह से ही वहीं पर हमें यह फिनोमिना देखने को मिलता है, एल नीनो और ला नीना का। इंडियन ओशन में वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इंडियन ओशन जो होता है वो इंडियन ओशन डाइपोल मैंने आपको बताया वो होगा। तो फिलहाल यहां पर ये चीज आप देख रहे हो, 8 तरह की मिट्टी हो गया। अब एक बार एक एक करते हैं, हम एक एक चीजों को देखते हैं। एलुवियल सॉइल को सबसे पहले देखते हैं। एक काम करते हैं, आप लोगों को एक बार मैप से मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि भारत में कौन सी मिट्टी कहां पर है। देखते हैं, अगर कोई मैप मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मिल गया मैप। फालतू टाइम 50 मिनट जाता है इसमें। तो यहां पर अलग अलग तरह की सॉइल। अब यहां पर आपको एक एक चीज क्लियर, क्योंकि यहां पर लिखा है फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सारा का सारा आपको मैप में दिखाया गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूं कौन सी मिट्टी कहां पर है। यह पूरा मध्य प्रदेश, कुछ भाग गुजरात का, महाराष्ट्र का, कुछ भाग कर्नाटक का, कुछ भाग तेलंगाना का। ये जो पूरा का पूरा भाग देख रहे हो ऐसे ऐसे करके लाइन लाइन, ये ब्लैक सॉइल है। भारत की वो जगह जहां हर जगह भारत की वो जगह जहां पर खूब नदियां हैं और खूब बाढ़ आता है, उन सब जगह पर जलोढ़ मिट्टी होगा, क्योंकि जलोढ़ का नाम क्या होता है? जल के द्वारा लुढ़का कर ले जाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो देखो पूरा यूपी, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सब जगह क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। यही नहीं, पूरा आसाम, क्योंकि वहां पर ब्रह्मपुत्रा भर है तो वहां पर भी आसाम में भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। ये सब रीजन जहां पर गोदावरी, और क्योंकि देखो गोदावरी जो यहां पर बहते हैं ये सब तो पठार पे बहते हैं ना, मिट्टी नहीं है वहां पे ज्यादा। तो ये जो आप रीजन देख रहे हो जहां पर डेल्टा बना है, तो उस डेल्टा वाले रीजन में जल के द्वारा लुढ़का कर मिट्टी लाई गई है ना, तो डेल्टा वाले क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। देखो यहां पर गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा वाला जो क्षेत्र है यहां पर भी जलोढ़ मिट्टी, महानदी का डेल्टा वाला क्षेत्र है यहां पर भी जलोढ़ मिट्टी, कावेरी का इधर वाला क्षेत्र है यहां पर जलोढ़ मिट्टी। तो जहां जहां नदियां ले जाकर डेल्टा बना रही वहां पर भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा, क्योंकि जलोढ़ का नाम ही क्या है? जल के द्वारा लुढ़का कर ले जाएगी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सबसे ज्यादा मिट्टी भारत में वही पाई जाती है। अब ये जो डार्क डार्क कलर का देख रहे हो, ब्लैक कलर का, ये माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। ये सब क्या है? माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। और मैंने आपको डेजर्ट सॉइल भी बताया था। डेजर्ट कहां पर मिलेगा? अरावली के बाएं साइड में, मतलब जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा क्या है? पूरा का पूरा डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल, ठीक है। अब ये जो लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा कहां पर? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। हालांकि यहां पर पूर्वी घाट में हाँ दिखाया है, तो पूर्वी घाट में देखो यहां पर कुछ हिस्से में दिया हुआ है, यहां पर कुछ हिस्से में, और ये पश्चिमी घाट में दिया हुआ है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट पर आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटराइट मिट्टी ऐसी जगह पाई ही जाती है जहां पर खूब वर्षा होगी, और वर्षा होने के बाद जब मिट्टी गीली होती तो बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा मुलायम हो जाता है, और जब सूखता है तो एकदम बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। और लेटराइट मिट्टी का निर्माण वहां होगा जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा और फिर सूखा आता रहता है। जैसे यहां पर देखो पश्चिमी घाट पर क्या हुआ? बरसात का समय आया, खूब झमाझम बारिश हुई, खूब ढेर सारी बारिश हुई, और फिर उसके बाद गर्मी आएगा, सूखा पड़ गया। तो बस इसी तरह से ऐसा जहां जहां भी होगा सब जगह पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। यहां तक कि आपको आसाम में भी देखने को मिल रहा है, आसाम वाले क्षेत्र में भी मिलेगा लेटराइट मिट्टी देखने को। और लेटराइट मिट्टी
चाय और कॉफी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कॉफी में महाराष्ट्र नंबर 1 है, चाय में आसाम नंबर 1 है। तो देखो आसाम में भी मिलेगा लेटराइट मिट्टी और कर्नाटक में भी देखो लेटराइट मिट्टी मिल रहा है। हालांकि आप लोगों को लेटराइट जो मिट्टी है ये केरल में भी देखने को मिलेगा, तो मैप से काफी कुछ पता चल जाता है, इसलिए यहां पर ये चीज हमने लगा दिया है। अब यहां पर ये जो डॉट डॉट आप ये सब देख रहे हो, ये सब ये पूरा रेड एंड येलो सॉइल है। लाल और पीली मिट्टी है। लाल और पीली मिट्टी किस चीज के लिए होती है? बढ़िया, दलहन के लिए और तिलहन के लिए। अब दलहन और तिलहन में, दलहन फसलों के लिए मध्य प्रदेश नंबर 1 है। देखो मध्य प्रदेश में आधा मिट्टी तो मिल रहा है ब्लैक सॉइल और आधा मिट्टी मिल रहा है लाल और पीली मिट्टी। और लाल और पीली मिट्टी में दाल भर भर के मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश दाल में नंबर 1 है। सोयाबीन जो उगाता है मध्य प्रदेश, सोयाबीन में नंबर 1 है, वो ब्लैक सॉइल में उगा लेता है, तो सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, तो इस तरह की देखो पूरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक यहां तक पूरा का पूरा रेड एंड येलो सॉइल भरा पड़ा मिलेगा आपको। साथ में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी जो सबसे ज्यादा मिट्टी आपको देखने को मिलेगी वो रेड एंड येलो ही देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में आपको पहाड़ी मिट्टी मिलेगी, जहां पर खूब घने जंगल मिलेंगे, जहां पर पहाड़ मिलेगा आपको। उसी अरुणाचल प्रदेश में दूसरी जो मिट्टी आपको मिलेगी वो मिल जाएगा लाल और पीली मिट्टी। अब ब्रह्मपुत्रा जहां से केरल के अंदर घुसती है, सॉरी ब्रह्मपुत्रा जहां से भी आसाम के अंदर घुसती है और जहां निकलती है, तो उस पूरे क्षेत्र में लेकर जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जब ब्रह्मपुत्रा आएगा भारत में तो बहुत सारी मिट्टी को लेकर आएगा। तो क्या होकर है, जल को लुढ़का कर ले आ रहा है, पूरी मिट्टी को लुढ़का कर लेकर आ रहा है साथ में, तो पूरा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। सर 15 मिनट पहले छोड़ देना, खाना भी खाना है। ठीक है छोड़ दूंगा, क्योंकि वैसे भी ये पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं हाँ कॉफी कर्नाटक में सबसे ज्यादा और चाय आसाम में सबसे ज्यादा। तो ये मैप काफी काम किया आप लोगों के लिए, काम करेगा उम्मीद है। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके देखते हैं। यहां पर आप देखकर अगर आपको स्टेट की, भारत के राज्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाएगी। जैसे आपने देख लिया काली मिट्टी यहां पर है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बताओ भारत में ब्लैक सॉइल कहां पाया जाएगा? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, महाराष्ट्र, पंजाब, नागालैंड, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, पंजाब, नागालैंड, तमिलनाडु। अब आप सोचोगे अच्छा मैंने तो मैप देखा था उधर महाराष्ट्र के आसपास देखा था पूरा का पूरा, तमिलनाडु कहां पर है, पंजाब कहां पर है, नागालैंड कहां पर है, महाराष्ट्र ही होगा। ठीक है, पवन सोलंकी पॉजिटिव और निगेटिव डाइपोल बता दो सर। पवन पॉजिटिव निगेटिव देखो आपको डायग्राम के माध्यम से जो समझाया हूं, एक बार उसको आप फिर से देखना। अगर चीजें क्लियर नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा। वो 2-4-5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको एक बार आप दोबारा देख लेना। नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास फिर बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन एक बार अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए आप। ठीक है, तो यहां पर ये सारा का सारा मिट्टी हो गया। अभी हमने मिट्टी के बारे में कुछ भी नहीं देखा। सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल को। ये इन सभी मिट्टियों में से एकमात्र ऐसी मिट्टी है जो कि कहीं से इसका क्षरण किया गया, इसको ये मिट्टी काटी कहीं से गई है, जमा कहीं हो गई। ठीक है, जब नदी मिट्टी लेकर आ रही है तो कहीं की मिट्टी कहीं का ढोकर ले जा रही है, और जब बाढ़ आएगा तो कहां कहां मिट्टी फैला देती पूरा। तो मतलब मिट्टी कहां का था, फैल कहां पर गया, मतलब वो अपनी ओरिजिनल जगह का नहीं था। ठीक है, तो इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। बाकी जितनी भी मिट्टी आप देख रहे हो ना, वो मिट्टी वहीं बनी हुई है। से काली मिट्टी जहां पहले थी वहीं आज भी है, वो मिट्टी कहीं और नहीं गई। लेकिन जलोढ़ मिट्टी, कहीं की मिट्टी कहीं पहुंच जाती है। जो दोमट मिट्टी बोलते हैं ना, वो यही है दोमट मिट्टी। ठीक है, जो पूरा यूपी बिहार सब जगह पर पाया जा रहा है, यूपी बिहार पश्चिम बंगाल और यहां पर पंजाब हरियाणा, इन सब जगह पर जो देख रहे हो सारे का सारा यही मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। अब दो चीज होता है, देखो अब मैं बोल रहा हूं कि यूपी बिहार में पूरा का पूरा ये मिट्टी बन रहा है, तो अब आपको भी पता है क्या जब बाढ़ आता है तो क्या एक एक गांव में, एक एक घर में, हर जगह बाढ़ का पानी घुस जाएगा? क्या नहीं घुसता। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं होता है।
पहले के समय से ऐसा है कि कभी कभी नदियों का रुद्र रूप आता है, बहुत पहले और भी ज्यादा बाढ़ आता था, पानी पूरा का पूरा फैल जाता था दूर दूर तक। ये मान लो गंगा नदी है, पूरा दूर दूर तक पानी फैल गया काफी पहले से, ठीक है। अब क्या हुआ, लगातार बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, ये भाग यहां से ऊंचा होता चला गया, मिट्टी जमा होने के बाद, सैंड जमा होने के बाद भाग ऊंचा होता चला गया। अब क्या होता है, अब बाढ़ आता है तो पानी बस यहीं तक सीमित रहता है। तो क्या हुआ, लेकिन ये भी तो कभी बाढ़ का पानी यहां पर पहुंचा था, तभी तो ये मिट्टी जमा हुई, तभी तो इस मिट्टी का निर्माण हुआ। तो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर हर साल बाढ़ आ रहा है और यहां पर बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये जो पानी आप मिट्टी देख रहे हो, ये क्या हो गया, ये हर साल नया हो रहा है। क्या हो जाएगा, ये न्यू एलुवियल सॉइल हो जाएगा। और यहां पर जहां पर जिसके बाद अब एक बार पहले कभी पहुंचा हुआ करता था, लेकिन अब बाढ़ का पानी वहां पहुंच ही नहीं रहा है। तो क्या है, लेकिन किसके द्वारा पानी लाया गया था, ये जल के द्वारा लुढ़का कर मिट्टी लाई गई थी। तो जलोढ़ तो है लेकिन पुरानी हो गई है। अब वहां पर पानी नया, पानी लगातार वहां पहुंच नहीं रहा है और वो मिट्टी अब नई नहीं हो रही है, तो मिट्टी क्या हो गई, पुरानी हो गई। अब क्या हो जाएगा, इसलिए इसका नाम ओल्ड एलुवियल। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। अब ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। अब ये जो दो टाइप देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं कि यहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं होगी, उपजाऊ होगी। आप यूपी में देख लो कितने फसल उसर कितनी अच्छी होती है, पंजाब में देख लो कितना अच्छा होता है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होता है ना, वो न्यू एलुवियल होता है। हर साल नई मिट्टी होती है, यहां पर ज्यादा खाद और डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां हमें उपजाऊ बनाने के लिए हमें खाद डालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों ही उपजाऊ होती है, बट ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। कौन सा, न्यू एलुवियल, जहां पर हर साल बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। तो ये जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं, कौन कौन सा, न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल, ठीक है। और जो ओल्ड एलुवियल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे बांगर। और ये हो जाएगा कोई नहीं, इसको मैं दोबारा फिर से लिख दूंगा बाद में, ठीक है। ये तो बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, न्यू एलुवियल क्या है और ओल्ड एलुवियल क्या है ना। विवेक राज, हाँ 43%, लेकिन देखिए मैं इस डाटा को कहीं यूज नहीं करता, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं डाटा यूज नहीं किया है। कई जगह पर डाटा को लेकर अलग अलग डाटा भी दिए जाते हैं कि वेरी करते, इसलिए मैं डाटा कभी देता नहीं हूं, ठीक है, इस चीज को लेकर, मिट्टी को लेकर। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को हम दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब यहां पर ये जो एलुवियल सॉइल है, ये डायग्राम तक मैंने यहां पर बता दिया, इसके आगे की चीज को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो बस मैंने आपको यहां पर इसलिए बता दी, थोड़ा आपको एक बेसिक चीजें पता चल जाए कि कैसे कैसे एलुवियल सॉइल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और अब इसके बाद की जो चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे सॉइल, और जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे, और भी जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो सारी चीजों को देख लिया जाएगा, ठीक है। और एक बात बताऊं, यहां पर वैसे तो मैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर देता हूं, लेकिन आपकी क्लास में करीब 2.5 घंटे में पढ़ाया हूं, ठीक है। तो काफी कुछ आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा बताता हूं, इस बात को भी दिमाग में रखा करिए थोड़ा सा। ठीक है, अब कल पढ़ा दूंगा, आज इतना ही काफी है, ठीक है, कोई नहीं। कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती हैं तो काफी भारी लगता है ना। नहीं, इसके बाद आप लोगों की 3 बजे दोबारा ऐप की क्लास है, इसलिए अब इसके आगे मैं कंटिन्यू दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी स्टूडियो खाली करना पड़ेगा, है ना, इसके आगे नहीं। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, अच्छे से चीजों को समझते रहिए,
और जो भी चीजें मैं नहीं जो चीज समझ में नहीं आया, मैं आप लोग टेंशन मत लेना, मैं कभी किसी दिन 1 दिन 2 दिन डाउट क्लास लूंगा, उसमें सिर्फ आप अपना डाउट पूछना। दिक्कत ये आती है ना कि आप लोग, कुछ लोग आप में से इतना फालतू क्वेश्चन पूछते हैं ना कि वो क्वेश्चन मैं देखने के बाद, कमेंट पढ़ने के बाद भी इग्नोर कर देता हूं। यार ऐसा क्वेश्चन को ये क्या मतलब कुछ भी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।